भाई पिछली वीडियो में हमने मरकज़ी हद थ्योरम के बारे में यानी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में बहुत तफसील से बात की थी। इसमें होता यह है कि अगर किसी फैलाव की हमें औसत कदर मालूम हो और साथ में उसका स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मयारी इन्हिराफ या वेरिएंस यानी तगय्युर मालूम हो, तो फिर चाहे वो फैलाव कैसा भी क्यों ना दिखे, जब हम उस फैलाव से नमूने लेते हैं और फिर नमूनों की औसत कदर मालूम करके उनका फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना लेते हैं, तो उस फैलाव से हमें एक आम फैलाव यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। अच्छा, साथ में हमने ये बात भी की थी कि जैसे जैसे n यानी सैंपल साइज या नमूने का साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें बेहतर किस्म का आम फैलाव मिलता रहता है। तो भाई ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए दोहरा रही थी। अब इस वीडियो में सबसे पहली नई बात जो हम करेंगे वो ये है कि इस तरह के जो ग्राफ्स हैं, बल्कि मैं एरो बना लेती हूँ, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ असल में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं, नमूने का फैलाव। अच्छा, अब ये नमूने का फैलाव है तो सही, लेकिन ये आखिर नमूने की किस चीज़ का फैलाव है? तो ज़रा ये भी लिख लेते हैं कि ये नमूने की औसत कदर का फैलाव है, यानी सैंपल मीन का सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस पूरी चीज़ का मतलब ये है कि हम आदाद शुमार को नमूने की औसत कदर के ज़रिए देख रहे हैं और ये फैलाव हमने आबादी से नमूने ले लेकर बनाया है। तो ये जैसे पहला नमूना था, ये दूसरा, ये तीसरा, और इस तरह बहुत सारे नमूनों की बुनियाद पर हमें नमूने का फैलाव मिला। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि नमूने का फैलाव नमूने की औसत कदर पे ही बनाएं। यहाँ पर हम नमूने की वेरिएंस यानी तगय्युर भी ले सकते हैं, नमूने का मयारी इन्हिराफ भी ले सकते हैं, नमूने की वजह यानी मोड भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो नमूने के फैलाव की मदद से इन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आदाद शुमार में यानी स्टैटिस्टिक्स में नमूने की औसत कदर यानी सैंपल मीन के बारे में ही बात की जा रही होती है। अच्छा, अब ज़रा बात को आगे लेकर चलते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे मरकज़ी हद थ्योरम के ज़रिए हमने इस अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि इनफरादी फैलाव है, उसको हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी आम फैलाव की शक्ल में ले आए थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो मीन होता है और यहाँ पे जो मीन होता है, ये दोनों एक दूसरे के तो बराबर हैं ही हैं, लेकिन ये दोनों इस मीन के बराबर भी हैं। और भाई इस बात को साबित करने के लिए मैं एक ऑनलाइन ऐप की मदद लूँगी। ये ऑनलाइन ऐप आपको onlinestatbook.com पे मिल सकती है। इस ऐप के ज़रिए हम समझेंगे सैंपल मीन के सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी नमूने की औसत कदर के नमूने के फैलाव को। और यहाँ पे हम अपने हिसाब से इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस फैलाव को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 0 से लेकर 32 तक के आदाद हैं हमारे पास, और मैं अपने हिसाब से यहाँ पे उन इक़दार के आने के इम्कानात को तब्दील कर रही हूँ। चलिए फिर नमूने के फैलाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं सैंपल साइज़ को छेड़ूंगी। तो नमूने का साइज़ मैं अभी 5 के बराबर रख लेती हूँ, और उसके बाद जब हम इस बटन को दबाएंगे तो हमारे पास इस आबादी से 5 नमूने आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये बटन दबाया और इसने इस आबादी से 5 नमूने ले लिए और फिर उन 5 नमूने की औसत कदर निकाल ली। चलें एक और दफ़ा इसको दबाते हैं। इसने मज़ीद 5 नमूने लिए और फिर उनकी औसत कदर निकाली और ये यहाँ पर आ गया। और 5 नमूने लिए, औसत कदर निकाली और इसकी फ्रीक्वेंसी ये आ गई। अच्छा, हम इस तरह के और भी नमूने लेना चाहते हैं, तो अगर 1000 नमूने लेना चाहें तो हम इस बटन को दबा देंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बेतरतीब नमूने चुने जा रहे हैं, तो यहाँ पर तासुब नहीं है किसी भी किस्म का। तो होगा ये कि इस आबादी से 5 नमूने लिए जाएंगे और फिर उनकी जो औसत कदर आएगी उसको यहाँ पर बना दिया जाएगा। तो चलें ऐसा करते हैं कि इसी साइज़ के 10,000 नमूने ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमें एक आम फैलाव मिल गया है, और ये जो हमारे पास अजीब सा फैलाव था उसका मीन और इस आम फैलाव के मीन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन हाँ, मयारी इन्हिराफ इधर का इसके मुकाबले में कम है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, ये जो कीटोसिस है वो दिखा रहा होता है कि ग्राफ आम शक्ल से कितना मिलता जुलता है, जबकि स्क्यू दिखा रहा होता है कि ग्राफ कितना तिरछा है। चलें इसके बारे में ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक आम फैलाव है और
यहाँ पर इसकी औसत कदर होगी, ये बिल्कुल दोनों हिस्सों में एक बराबर बटा हुआ है। अब सबसे पहले हम तिरछेपन यानी स्क्यू की बात करेंगे। तो यहाँ ये मैंने लिख भी दिया है। भाई अगर ग्राफ पॉजिटिवली स्क्यूड है यानी मजबूत तरह से तिरछा है, तो इसका मतलब ये है कि दाएं तरफ जो उसकी दुम है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, आगे जाते जाते सिफर से करीब होता जाएगा। इसको मैं ज़रा लंबा कर लूँ। अच्छा, अब अगर फैलाव नेगेटिवली स्क्यूड है यानी मनफी तरह से तिरछा है, तो बाएं तरफ जो उसकी दुम होगी वो बहुत लंबी खिंची हुई होगी। तो इस तरह का ग्राफ कुछ यूं दिखेगा। चलें, अब आते हैं क्यूटोसिस पे। इसको ज़रा मैं अंग्रेजी में भी लिख दूं और इसको उर्दू में भी लिख देते हैं, क्यूटोसिस। चलें फिर इसके लिए भी एक्सिस बना लेते हैं। ये एक आम फैलाव है जिसका क्यूटोसिस 0 के बराबर है। हाँ, इसका जो स्क्यू जो है या तिरछापन भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक तमीज़ का आम शक्ल का फैलाव बना हुआ है। तो चलें देखते हैं कि जब पॉजिटिव क्यूटोसिस होता है तो ग्राफ किस तरह का दिखता है। तो इस तरह की सूरत हाल में ग्राफ की जो दुम होती है दोनों तरफ से वो काफ़ी मोटी होती है। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा है बनिस्बत इसके, और साथ में जो इसका बेल कर्व होता है यानी ये वाला जो हिस्सा है जो कि कर्व में है वो बहुत पतला और ऊंचा होता है, इस तरह का। अच्छा, जब क्यूटोसिस मनफी होता है तो उसकी जो ये दुम है दोनों तरफ से वो तो बहुत पतली होती है, लेकिन साथ ही जो उसका सबसे ऊंचा हिस्सा होता है या ये जो कर्व है वो बहुत नीचे होता है और बहुत चौड़ा होता है। तो यूं फिर ग्राफ कुछ इस तरह बन जाता है इस आम फैलाव का। अच्छा, अब ज़रा अपनी सिमुलेशन पे वापस आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो फैलाव है वो काफ़ी हद तक एक आम फैलाव की तरह ही है। तो ऐसा करते हैं कि 10,000 नमूने और ले लेते हैं। अब इस फैलाव का मीन और जो शुरू में हमें मीन दिया हुआ था वो बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, लेकिन क्यूटोसिस और तिरछापन अभी तक है यहाँ पर। तो उसको ठीक करने के लिए ऐसा करते हैं कि नमूने का साइज़ बढ़ाकर देखते हैं, बल्कि ये दोनों फैलाव हमें साथ साथ दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम सैंपल साइज़ 25 रख लेंगे। चलें फिर यहाँ पे भी मीन ही हम मालूम कर रहे हैं। ये बटन दबाया हमने, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 5 सैंपल लिए जा रहे हैं और इसके लिए हम 25 नमूने ले रहे हैं। और यूं फिर हमारे फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे एक आ गई औसत कदर। अब एक और दफ़ा हम नमूना लेते हैं, यहाँ पे इसकी औसत कदर आ गई और 25 नमूनों की ये औसत कदर आ गई। चले, अब ऐसा करते हैं कि एक साथ ही जो है 10,000 नमूने ले लेते हैं, और यूँ आप देख सकते हैं कि ये जो फैलाव है वो अलग दिख रहा है बनिस्बत हमारे पहले वाले फैलाव के। इसको ज़रा मैं सही कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूटोसिस और स्क्यू बहुत कम है बनिस्बत हमारे पहले ग्राफ के। तो भाई ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जब हम सैंपल साइज़ बड़ा करते हैं तो हमें ज़्यादा आम शक्ल का आम फैलाव मिलता है। आप देख सकते हैं कि इसके तिरछेपन की कदर भी कम हुई है और क्यूटोसिस भी थोड़ा कम नेगेटिव, कम मनफी हुआ है। तो ये दोनों 0 से करीब होते गए हैं और यूं फिर हमारा फैलाव ज़्यादा आम शक्ल का दिख रहा है। अच्छा, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्यूटोसिस बेहतर हुआ है या तिरछापन बेहतर हुआ है, बल्कि यहाँ पे सारे नुक्ते औसत कदर से करीब भी हैं। और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि जब हम सैंपल साइज़ बढ़ाते हैं तो इस बात के इम्कानात कम हो जाते हैं कि आपके पास बहुत अलग से कोई कदर आए, और इस वजह से फैलाव भी सिमटा सिमटा रहता है। लेकिन खैर,
मुझे उम्मीद है कि ये सिमुलेशन देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम यानी मरकज़ी हद थ्योरम हर किस्म के फैलाव के लिए काम आती है। अब आप देख ही सकते हैं कि ये वाला फैलाव कितना कोई अजीब-सा है। इसका पूरा जो शेप है, वो समझ में ही नहीं आ रहा कि बाइनोमियल है, डिस्क्रीट है या क्या है। लेकिन जब हमने इस पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाया, तो हमें एक आम फैलाव मिल गया और इस आम फैलाव की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं।